बहुत सारे लोग नहीं जानते कि मैंने 2018 में दिल बेचारा में एक एक्स्ट्रा प्ले किया था, तो मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई थी। बहुत चांसेस होते हैं कि आप मुंबई में आओ और आप टोटली लॉस्ट हो जाओ। मैं अगले 6 महीने में क्या करने वाला हूँ या क्या करने वाली हूँ? तो जब आपको वो पता नहीं होता ना, आप एकदम से खौफ में चले जाते हो। मैंने सबसे पहले 2017 में एक शॉर्ट फ़िल्म खुद प्रोड्यूस की थी। कास्टिंग डायरेक्टर्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें एक्टर्स के लिए आज के लिए अच्छी हो गई हैं। हम दोनों ही कुछ ना कुछ बिल्ड करने में लगे हुए हैं, तो वी मेक टाइम, मतलब हम टाइम निकाल लेते हैं। हाय, आई एम कुंज आनंद एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फर्स्ट इंडिया फिल्मी। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ रजनी दुबे। और आज हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान जिसे आपने कई सारे वेब शो में देखा, फिल्मों में देखा। तो चलिए आपको मिलाते हैं कुंज आनंद से। थैंक फर्स्टली यू। वेलकम ऑन फर्स्ट इंडिया कुंज। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाउ आर यू? आई एम रियली गुड। हाउ आर यू? आई एम फाइन। क्या कुछ चल रहा है अभी लाइफ में आपके? अभी रिसेंटली जियो सिनेमास पे एक वेब शो रिलीज हुआ है, पिल, जो कि एक फार्मास्यूटिकल स्कैम पे बेस्ड है, जिसमें मैंने विसल ब्लोअर का पार्ट प्ले किया है। आई थिंक इट्स गेटिंग अ लॉट ऑफ गुड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द ऑडियंसेस एज वेल एज फ्रॉम द क्रिटिक्स, सो दैट इज वन थिंग। एंड रिसेंटली आई हैव आल्सो फिनिश्ड अ फिल्म विद फैंटम स्टूडियोज, ओके। which we were talking about earlier. That's a remake of Love Today. एंड आई एम श्योर योर, मतलब आप वो कैरेक्टर भी इंजॉय करेंगे काफ़ी जो मैंने उस फिल्म में प्ले किया है। तो ये अभी रीसेंट जो मेरा जो काम आने वाला है और जो भी रिलीज हुआ है, वो ये है। पिल्स में आपके साथ रितेश देशमुख है। जी जी। जब आपको पता चला कि रितेश के साथ काम करना, नर्वसनेस था या एक्साइटमेंट था, कैसा था? नहीं, एक्चुअली ना, आई थिंक एक एक्टर की ट्रेनिंग और उसका जो प्रोसेस होता है ना, वो प्रोसेस में सारी नर्वसनेस निकल चुकी होती है बेसिकली। अब जैसे हम देख रहे हैं कि ओटीटी शोज में एक राइज आ रहा है, स्टोरीज में एक वो आ रहा है कि मतलब एक नए राइटर्स आ रहे हैं, राइट, नए राइट। डायरेक्टर्स आ रहे हैं, तो उनका काम करने का प्रोसेस कंप्लीटली डिफरेंट है। तो बेसिकली एक एक्टर को आज जितना टाइम, स्पेस और एक अपने पार्ट को एक तो अपने अंदर ढालने के लिए पहली चीज, दूसरा उस पे जितनी वो रिसर्च कर सकता है, जितना मतलब जितनी क्यूरियोसिटी एक्टर में है, जितना वो उसे एक्सप्लोर कर सकता है, आपको ओटीटी में वो स्पेस दी जाती है। राइट। तो बेसिकली जब आप सेट पे जाते हो ना, आप एक प्रिपेयर्ड जोन में होते हो। मतलब आपको पता होता है कि आपका काम क्या है, क्या है? आपको स्टोरी पूरी पता होती है। तो वो नर्वसनेस नहीं होती, बट हाँ ये जरूर होता है कि यार, अगर सपोजिटली मैंने दो सिमिलर कैरेक्टर्स किए हैं और मैंने अभी 6 मंथ्स पहले कोई वेब शो किया जिसमें कि एक कैरेक्टर था जिसकी क्वाइट सिमिलर मैं अभी एक कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो अब मैं इसमें एक नई अप्रोच क्या ला सकता हूँ जिससे कि ये दोनों अलग दिखें। तो वो एक चैलेंज जरूर रहता है ना, आई थिंक वो करेक्ट चैलेंज है होने के लिए, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि आज इतना सारा कंटेंट है, इतना राइट। सारा कंटेंट है कि आप अगर अपने आप को रीडिस्कवर नहीं कर रहे हर प्रोजेक्ट के साथ, तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाते हो। बिकॉज देन ऑडियंस इज लाइक कि यार हाँ ये तो देख लिया, अभी और क्या है, अभी और बताओ राइट, हमें। राइट। ऑडियंस को हमेशा नया चाहिए रहता हाँ है। हाँ हाँ, तो अब ये चीज में ज्यादा फोकस आ गया है रादर देन। एंड प्लस जैसे रितेश सर हैं, मैंने इससे पहले जिमी सर के साथ जिमी, एक हाँ। वेब शो किया था, ये ऑन। तो आई थिंक ये ऐसे सीनियर एक्टर्स हैं जो अपने कंडक्ट में भी बहुत एग्जेम्पलरी हैं। मतलब कि उनके साथ आपको काम करके ऐसा नहीं लगेगा, दे वोंट मेक यू फील कि यार कौन आ गया है, ये कौन है, बच्चे आ गए, मतलब नो, दे डाउन आर टू लाइक अर्थ। वेरी वेरी डाउन टू अर्थ। एंड प्लस दे गिव यू दैट स्पेस कि ओके, लाइक प्रॉब्ली ये जो है ये पहली बार शायद एक्टिंग कर रहे होंगे, बट इनका जो कैरेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सीरीज के लिए। तो वो वैसे ही बिहेव करते हैं कि दिस सीन हैज टू गो थ्रू। और वो हमेशा तब होता है कि जब आपके सीनियर एक्टर्स और जूनियर एक्टर्स दोनों एक ही उस पे होते हैं कि ओके, उनके काम करने में काम कोई करने प्रॉब्लम में नहीं है। प्रॉब्लम नहीं इट्स होती। तो आई थिंक ये कभी भी क्वेश्चन नहीं रहा, हमेशा ये रहा है कि यार अभी और क्या कर सकता हूँ, अभी ऐसा क्या कर सकता हूँ जो थोड़ा सा एक तो आउट ऑफ द बॉक्स भी हो, प्लस ये भी हो कि मेरी किसी ने जिसने भी मेरा पहले का काम देखे उससे देखा कुछ है, रिजेम्बलेंस मिले। ना हो। राइट। तो वो एक चैलेंज होता है कि कुंजी, कि मतलब कोई सीनियर एक्टर रहते हैं तो कुछ ना हाँ कुछ जी। हमें उनसे ग्रैब करने को मिलता है, कुछ जी सीखने। तो जी जी आपने जी। रितेश देशमुख से क्या ग्रैब किया, क्या सीखा उनसे? सो बेसिकली हमारे एक्चुअली में सीन्स थे ही नहीं साथ में। ओह! हाँ, तो आप अगर सीरीज देखेंगे तो उसमें हाँ एक सीन है जिसमें कि
मैं ऑलमोस्ट डेथ बेड पे पहुंच चुका हूँ जब वो मुझे हॉस्पिटल में देखने आते हैं. सो वी डिडंट हैव अ सीन टुगेदर. बट इन जनरल अगर जो मैं बाकी सीनियर एक्टर्स की बात करूं जिनके साथ मैं काम कर चुका हूं, जैसे मीता वशिष्ठ मैम है, जिमी सर हैं, वरुण वडोला सर हैं, और यशपाल शर्मा सर हैं. सो एक चीज जो मैंने देखी है ना कि वो दे आर ऑलवेज फुल ऑफ कन्विक्शन. अगर वो सोच के आए हैं ना कि ये मेरी अप्रोच रहने वाली है, तो वो उनकी कन्विक्शन के पीछे हमेशा सॉलिड रीजनिंग होती है कि ये चॉइसेस मैं लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ एज एन एक्टर, एंड दिस इज आई एम क्लियर अबाउट दिस. प्रिपेयर्ड मतलब कि प्रिपरेशन में उनका कभी ऐसे नहीं होगा कि कि एक जैसे 4 पेज का मोनोलॉग है तो वो सेट पे वो हड़बड़ा रहे हैं कि कि अभी कैसे होगा, ये याद कैसे होगा. सो दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड. तो वो चीज मैंने काफी सीखी है सारे सीनियर एक्टर से कि आपको आपका होमवर्क पूरा होना चाहिए. आपको आप बेसिकली जैसे जनरली फिल्म मेकिंग में एक एक पुरानी कहावत है जिसमें कहते हैं कि टेक्निकल डिपार्टमेंट जो होता है वो 100 बार गलती कर सकता है. 100 बार गलती नहीं कर, सॉरी, जो आर्टिस्ट है वो 100 बार गलती कर सकता है, बट जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो एक बार भी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि जिस मोमेंट पे आर्टिस्ट ने परफेक्ट टेक दे दिया उस टाइम पे फोकस, लाइटिंग सब परफेक्ट होना चाहिए. बट ये वो एक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, कुछ ऐसे भी एक्टर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया जो टेक्निकल डिपार्टमेंट को भी उतना लैग नहीं करने देते कि वो हर उसमें परफॉर्मेंस देंगे. मतलब कि अगर लाइटिंग खराब भी होगी तो उनकी परफॉर्मेंस लेकिन ऑन पॉइंट है. अगर कुछ सपोजिटली बीच में डिस्टर्बेंस हो गई लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ऑन पॉइंट है. सो ये चीज मैंने एक अपने सीनियर एक्टर्स से जरूर सीखी है कि बी प्रिपेयर्ड, लाइक. गुड. हाँ जी. खुशी कपूर जो एक स्टार किड मानी जाती है, जुनैद खान वो भी स्टार किड है, आमिर हाँ खान जी, के बेटे, हाँ जी, उनके साथ भी आपने काम कर लिया जी, लव यापा में, हाँ, जो तमिल का रीमेक है लव टुडे का, आई जी, थिंक. जी, जी, तो कैसा लगता है जब कोई सामने स्टार किड्स रहता है, उसके लिए कितना बेनिफिट रहता है, और जो सामने वाला है हाँ जो जी, आउटसाइडर है. हाँ जी. सी ये ना बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपकी स्टोरी में एक अपनी जगह है, प्लस जो डायरेक्टर हैं वो आपको स्पेसिफिकली उस रोल के लिए कास्ट करके लाए हैं कि आई वांट दिस एक्टर टू डू दैट सीन और डू दैट पार्ट. हो सकता है कि वो फिल्म में थोड़ा सा छोटा हो या थोड़ा बड़ा हो, इररेलेवेंट. तो वहां पे डायरेक्टर इज द कैप्टन. तो एक फिल्म सेट पे या एक ओटीटी सेट पे जो कि अच्छे से रन हो रहा है, वहां पे डायरेक्टर विल कॉल द शॉट्स. ठीक है. सो द डायरेक्टर, इफ द डायरेक्टर इज ग्रेट टू वर्क विद, एंड आई हैव बीन लाइक, मेरी बहुत अच्छी किस्मत रही है इसमें कि मेरे को फर्स्ट शो से अच्छे डायरेक्टर्स मिले हमेशा. लाइक जो लोग से मैं सीख भी सकता था और उनसे मेरे को शेयर करने में कभी प्रॉब्लम नहीं है कि यार मैं ऐसा सोचता हूँ कैरेक्टर के बारे में. तो वहां पे कभी भी ऐसी डिस्पैरिटी नहीं होती कि कि सारा फोकस आप एक कैरेक्टर पे डाल दें और दूसरे कैरेक्टर को टोटली छोड़ दें. ऐसा मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, और होपफुली नहीं करूं तो बेटर है, क्योंकि मेरा उस मामले में काफी स्मूथ जा रहा है कि मैंने जिन जिन स्टार्स के साथ काम किया या स्टार किड्स के साथ काम किया, मुझे मेरी स्पेस हमेशा मिली है. मतलब कभी कि आपने ये फील नहीं किया कि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है नहीं स्टार किड नहीं से? नहीं तो नहीं नहीं नहीं, मुझे बट ऐसा जरूर होता है. देखिए, जब आप काम शुरू करते हैं, जब जैसे बहुत सारे लोग नहीं जानते कि मैंने 2018 में दिल बेचारा में एक एक्स्ट्रा प्ले किया था, तो मेरी जर्नी वहां से शुरू हुई थी. तो ऑब्वियसली जब आप एक्स्ट्रा प्ले करते हैं या फिर सपोजिटली आपका समझ लीजिए बहुत छोटा पार्ट है, हाँ, तो ये जरूर होगा कि आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा. आपसे कोई पूछने नहीं आएगा कि आपने पानी चाहिए, आपको कुछ चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, कुछ चाहिए. लेकिन वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है. बट जैसे जैसे आपको इंडस्ट्री में लोग सीरियसली लेने लग जाते हैं कि यार नो, दिस एक्टर हैज पोटेंशियल, ये यहाँ पे टाइम वेस्ट करने नहीं आ रहा, तो वो इंडस्ट्री आपको खुद आई थिंक आगे से बढ़ के देती है कि आपको क्या चाहिए, आप वो बताओ. तो इस चीज में आई थिंक वो जो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है ना, वो स्टार्टिंग में यस जरूर, और वो किसी भी काम में मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आज कोई बिजनेस भी कर रहा होता तो देर इज ऑलवेज अ पीरियड जहाँ पे मैं बहुत प्रॉफिट्स नहीं बना रहा हूँ. मैं सिर्फ उस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो लोगों तक पहुंचे, और जब वो पहुंचने लग जाता है तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट उस हिसाब से टर्न आउट करके देता है. तो आपकी भी जो जगह है इंडस्ट्री में
वो पहले आपका काम डिसाइड करता है, बाद में फिर इंडस्ट्री आपको बताती है कि देखो ये जगह है, इतना उस चीज का पैसा मिल सकता है, इतनी उसकी ट्रीटमेंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कि इससे कम कुछ नहीं है। तो आई थिंक वो प्रोसेस को मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो सबको ही निकलना पड़ता है। आई थिंक आप अपने प्रोफेशन में उन चीज़ों से लड़के यहाँ पे आए हो और सब लोग लड़ रहे हैं, तो इसमें मैं ये नहीं बोल सकता कि यार मेरे को ट्रीटमेंट नहीं मिला या उसको मिल गया। सबको अपने काम के अकॉर्डिंग मिल रहा है, कि जो जितना सीनियर हो चुके हैं, जिनको जितनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली दे विल गेट सर्टेन लीवेज जो शायद यंगर एक्टर्स को नहीं मिलेंगे। सो इट्स क्वाइट मतलब लॉजिकल इन दैट सेंस। लेकिन कुछ बॉलीवुड पे हमेशा ये जो आउटसाइडर रहते हैं, हर कोई नहीं, हाँ लेकिन जी। कुछ ऐसे होते हैं जो खुलकर बात करते हैं जी। कि उनके साथ पार्शलिटी होती है, हाँ जी। स्टार किड्स से उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस, भले उनके अंदर टैलेंट ना हो लेकिन हम्म। उन्हें हमेशा आगे किया जाता है। हाँ जी। लेकिन आउटसाइडर है, भले उनके पास टैलेंट हो जी जी बट जी। उनका कोई गॉड फादर नहीं है, इसकी जी। वजह से वो पीछे रह जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं हाँ जी। कि आउटसाइडर होने के बाद बहुत नाम मुकाम हासिल किया, जी लेकिन जी। बहुत लोग ऐसे टैलेंट होने के बाद क्योंकि उनका कोई है नहीं, तो हम्म। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बॉलीवुड पे हमेशा हाँ आते जी। हैं और आई थिंक आगे भी आते रहेंगे। जी 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 जी। लेकिन आप एक चीज बताइए कि मैं मेरी थोड़ी सी इसमें सोच अलग है, अलग इस मामले में है कि देखिए गारंटी तो एक्चुअली में लाइफ में किसी चीज की नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि अगले 10 मिनट में क्या क्या होने हो वाला है, राइट। ठीक है। तो अगर मैं इस माइंडसेट से निकलूं कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसमें मैं सफल ही हो जाऊं, देखो ऑब्वियसली होना चाहिए, ठीक है, ये आइडियल सिचुएशन है। लेकिन वो जो जर्नी है ना सारी, उसमें जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, अब ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है कि मुझे इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता। लेकिन क्या ये मेरा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो जाता कि मैं काम करके मनवाऊं कि मैं कौन हूं? मतलब एक अगर इंडिविजुअल अपने ऊपर ले ले कि ठीक है आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, आप मेरी अभी कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको रिजल्ट्स दूंगा, ठीक है, मैं आपको रिजल्ट्स दूंगा और उस हिसाब से आप कि मुझे जज कीजिए। मुझे जज कीजिए। एंड उसके बाद भी अगर नहीं हो पाता है, तो फिर नसीब भी एक चीज होती है यार, मतलब उसको हम कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ी चीज है बहुत कि बड़ी बात है। किस टाइम पे आपको कौन सा रोल मिलता है और वो कैसे क्लिक कर जाता है, ये मतलब कि बहुत बड़े बड़े लोगों से भी आप पूछोगे ना, तो वो आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कि हुआ क्या था, हुआ कैसे? बिकॉज काम तो आप वही करते हो। और हाँ, एक चीज है कि हाँ, कि अगर जैसे समझ लीजिए कि मेरे दादा प्रोड्यूसर होते या मेरे पिताजी प्रोड्यूसर होते, तो ये जरूर होता कि मेरे को पहले ही अटेम्प्ट में मैं लीड से शुरू करता, ठीक है, मैं शुरू करता कि भैया मैं ही हूँ, उसके आसपास की कहानी चल रही है सारी की सारी। लेकिन क्योंकि आपके कोई गॉडफादर नहीं होते और आपको खुद भी नॉलेज थोड़ी कम होती है कि हाउ डज द इंडस्ट्री एक्चुअली वर्क, तो ठीक है, उसमें कुछ बुरा नहीं है कि अगर आपको थोड़े छोटे स्टेप्स लेने पड़ जाते हैं वहां तक पहुंचने के लिए, कि जहां पे लोग उस चीज को सीरियसनेस से वो करें कि नहीं, मतलब कि ही और शी शुड बी द मेन कैरेक्टर, दे शुड बी द पीपल कैरिंग द स्टोरी, रेस्ट एवरीथिंग। सो बिकॉज सी आई कांट गो आउट विद द माइंडसेट वेयर आई वुड से कि इफ आई डू दिस वर्क आई विल गेट दैट, मतलब एंड दैट इज नॉट अ गारंटी इन एनी प्लेस आई गो टू। तो मुझे ऐसा लगता है यार, उसको एक ना वैसे ही हेल्दी चैलेंज की तरह लेना चाहिए कि ठीक है मेरे पास मौके कम है, लेकिन फिर वो मौकों की जो कम है उसको मैं कॉम्पनसेट करूंगा परफॉर्मेंस से, क्योंकि मुझे पता है मेरे को साल में 2 या 3 ही प्रोजेक्ट करने हैं, तो मैं उसमें अपनी पूरी जान फेंक सकता हूँ कि ठीक है, अगर ये लड़ना है मुझे तो मैं इस बाउट में लड़ूंगा फिर। राइट, वेरी ट्रू। अगर आपकी जर्नी की बात करें तो हाँ आपकी जी। शुरुआत कैसे हुई? क्या बचपन से ही आपको एक्टिंग में आना था या फिर सपने कुछ और थे, लेकिन कहते हैं ना डेस्टिनी एक्टिंग में लेके आ गई? सपने तो मेरे, मैं सच बताऊं कि कॉलेज तक तो मैंने कोई सपने देखे नहीं थे। कॉलेज तक तो ऐसे ही होता है कि आप सबसे पहले आपकी मोटिवेशन होती है कि आप किसी तरह एक जल्दी से जॉब ले लो, कुछ ऐसे ले लो जिससे आप इंडिपेंडेंट हो जाओ और थोड़े पैसे कमाने लग जाओ थोड़ा। तो मेरी ऐसा ड्रीम्स नहीं थी, बट जब मैं आर्किटेक्चर पढ़ रहा था उस टाइम पे, सो आर्किटेक्चर में क्या होता है कि आपको ना जो डिजाइन्स की जो शीट्स design। हैंड से जो बनानी होती है बाय हैंड, जब तक सेकंड ईयर तक आपको कंप्यूटर अलाउड नहीं था, सो आपको हाथ से ड्राफ्ट करनी होती थी शीट्स। तो हमें कुछ कुछ रातें लग जाती थी कई कई शीट्स ड्राफ्ट करने के लिए। तो वो जब रातों को हम जागते रहते थे ना हॉस्टलर्स,
हम फिल्में देखते थे। और उस टाइम पे मैंने रात रात में 2-2 फिल्में, 3-3 फिल्में, एक-एक फिल्म, मतलब हर रोज की इतनी फिल्में देख चुका था मैं कि जब तक मैं कॉलेज के 5th ईयर में पहुंचा तब तक मेरे को क्लियर हो गया था कि अभी मेरे को फिल्मों में ही जाना है। अभी मैं आर्किटेक्चर शायद नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा, क्योंकि जिस टाइम पे उसका ज्ञान लेना था तब फिल्में देख ली। अच्छा, मतलब फिल्में तो देख देख के आप इंस्पायर हुए एक्टर हाँ हाँ, मैं फिल्में देख देख के इंस्पायर हुआ, क्योंकि एक और वो था उसमें मोटिवेशन ये था कि जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तो मेरा थोड़ा सा वेट कैटेगरी ये था कि आई वाज 100 kgs प्लस, एंड मैं कोई स्पोर्ट्स वगैरह उस टाइम पे नहीं खेलता था। तो एक फिल्म मैंने देखी थी उस टाइम पे, रॉकी बैल्बोआ, जिस फिल्म ने मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया कि मैं सबसे पहले तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूं और फिर जो मैं करना चाहता हूं उस दिशा में काम करूं। उधर फल कितना मिलता है उसको छोड़ दूं, वो बात की चीज़ है कि मतलब कि इतना बड़ा सेब मिलता है या इतना सा सेब मिलता है, उसको तो छोड़ ही दूं। बट ये है कि एटलीस्ट वो क्या कहते हैं कि गेट आउट ऑफ बेड एंड डू समथिंग, कि एक कदम तो आगे हाँ एक कदम तो आगे बढ़ाऊं कि भाई मतलब अगर मैं कल किसी को बोलूं कि मुझे एक्टिंग करनी है तो वो सीरियसली तो ले उस चीज को, कि जो मिलेगा वो तो बात की बात है। पहले तो आप अगर आप इंडिया में मतलब जो जनरल जैसे इकोसिस्टम होता है, तो आप कॉलेज में अगर किसी को बोल दो, सबसे पहले आपके दोस्त मजाक उड़ाएंगे कि अरे क्या आज तुम्हारी शीटों में बैक लग रही है, वो तुम बनोगे, ये तुम करोगे वो। तो ये तो एक मेंटालिटी जनरली रहती है कि जो हम सब फेस करते हैं कि ओके ठीक। बट अगर हम वहां पे ये डिसाइड कर लें कि ठीक है चलो, मैं ये कहता हूँ कि कुछ साल तक मैं ये फिक्स नहीं कर पाऊंगा कि मैं आपको इतना पैसा कमा के दूंगा या इतना टर्नओवर करके दूंगा, लेकिन एटलीस्ट मेरा जीने का प्रोसेस तो वही होना चाहिए जो मैं करना चाहता हूँ, कि ये चीज हमेशा वही रहे कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। इसके अलावा बाकी चीजें बदल सकती हैं जिंदगी में, लेकिन वो रिश्ता नहीं टूट सकता। तो पेरेंट्स का सपोर्ट रहा आपका? हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफी सपोर्ट किया है, मतलब कि इनफैक्ट बहुत डर डर के सपोर्ट किया है, लेकिन फिर भी किया है। लेकिन डर क्योंकि किस बात की? डर इसी बात का, क्योंकि आप वो ये जो एक अनसर्टेनिटी वाली आप हाँ। बात कर रहे हैं ना, कि आपका 2 साल बाद क्या होगा, हाँ। 3 साल बाद क्या होगा, Security 4 भी। साल सिक्योरिटी क्या है, आपको कोई ऐसे नहीं बोल रहा ना कि महीने में इतने पैसे तो आपको दे देंगे। तो ये ऑब्वियसली ये आई थिंक हर पेरेंट का ही डर होता है, और करेक्ट डर भी है बहुत उसमें, क्योंकि बहुत चांसेस होते हैं कि आप मुंबई में आओ और आप टोटली लॉस्ट हो जाओ और आप बिल्कुल ही आउट ऑफ ट्रैक चले जाओ। तो ये आई थिंक ये डर आई थिंक एक्टर में भी होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए कि आप इधर उधर ना भटको, क्योंकि आपका ये काम है और उस काम में वैसी तकलीफें ज्यादा हैं। आप समझ रहे हो, ये एक ऐसा जॉब नहीं है जो आप मतलब कहो कि आज मैंने डिसाइड किया और आज से मैं करना शुरू कर दूं। तो एक वो जो पूरा प्रोसेस होता है ना, उसमें आप भटक नहीं सकते फिर कि नहीं आज अभी क्या है कि 2-3 महीने से मैंने कुछ अच्छा साइन नहीं किया है, मैं छोड़ के कहीं निकल जाता हूँ। तो वो नहीं हो सकता, वो एक पूरी तपस्या की तरह है कि यू हैव टू बी ऑलवेज अवेलेबल एंड ऑलवेज प्रेजेंट, कि नहीं ये मेरी प्राइमरी नीड है, इसके आगे पीछे सब एडजस्ट कर लूंगा मैं मतलब उस तरीके से। आपकी जर्नी की बात करें अगर, हाँ जी। उसे आप स्ट्रगल नाम देना सकते हैं, आप दे सकते हैं, मैं हाँ जी। जर्नी बोल रही हूँ आपकी। जी। तो मुंबई तक का सफ़र आपका कैसा रहा, और फिर बॉलीवुड में आने तक का कितनी सारी मुश्किलें रास्ते में आई, या इजली बोलते बहुत लोग को इजली बहुत स्मूथली मिल जाता है? एक्चुअली देखिए, जब से मैंने काम करना मतलब रेगुलरली शुरू किया 2019 योर ऑनर से, तब से काफी स्मूथली सब कुछ चला है। ऑब्वियसली जो उससे पहले का जो प्रोसेस होता है वो उतना स्मूथ नहीं होता, बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होता। उसमें आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। पहले 2-3 साल आपको ये सोचना पड़ता है कि यार मेरा इतना ही बजट है, तो उस हिसाब से मैं मुंबई में रह कहाँ सकता हूँ। सबसे पहली चीज जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि आप अपने बजट पे मुंबई में कहाँ रह सकते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो पहले 2-3 साल वो आपके घर भी बदलते हैं। उसमें मैंने आई थिंक ना एक पूरा का पूरा एक जर्नी जी है, जिसमें कि मैंने चौल से लेके एक लग्जूरियस अपार्टमेंट तक मैंने सारे के सारे घरों में जी लिया है, ठीक है। तो ये चीज को भी मैं वो अब स्ट्रगल बोल सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर आप जिंदगी के साल 2 साल या 3 साल भी एक चौल में गुजार देता है एक यूथ, और फिर जीवन भर अगर वो कंफर्टेबली रहता है, तो फिर उसको स्ट्रगल ऐसे नहीं बोला जा सकता कि आप वो आपकी परमानेंट कंडीशन नहीं है। एक समझौता है जो आप कुछ टाइम के लिए कर रहे हो कि यार मेरे पास इतना ही बजट है और मैं ऐसे ही रह सकता हूँ,
और मेरे पास उतना कैपिटल भी नहीं है कि मैं जाके अपना ना बिजनेस प्लान देके लोगों से लोन लेने लग जाऊं या लोगों को बोलूं ये देखो ये मेरा विजन है इसमें इन्वेस्ट करो। तो आपके पास एक लिमिटेड बजट ही होता है कि भाई इसी में मेरे को मैनेज करना है और मेरा सब कुछ स्मूथली होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये करें कि अगर जैसे जो चीज़ें एक एक्टर के लिए ज़रूरी होती हैं उसमें हो सकता है कि आप एक ऐसे एक्टर हैं जिनको फिल्में देखना बहुत पसंद है या आपको वर्कशॉप्स की रिक्वायरमेंट है, आपको हॉर्स राइडिंग सीखनी है, आपको फाइटिंग सीखनी है, आपको कुछ भी सीखना है, तो वो काम आपके स्मूथली चलने चाहिए। आपका वो प्रोसेस कभी हिलना नहीं चाहिए। बाकी यस, जो शुरुआत का प्रोसेस होता है अगर आप बिना किसी नॉलेज, बिना किसी कॉन्टैक्ट और बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के सिर्फ एक पैशन के साथ आ रहे हैं तो आप स्ट्रगल करेंगे। बट आई डोंट थिंक अगर आपका पैशन सच्चा है ना तो कम टाइम स्ट्रगल करेंगे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रगल चलती रहेगी तो वो खत्म भी हो जाती है। तो वो नहीं है कि वो एक परमानेंट कंडीशन नहीं रहती कि भाई मेरे को अब यही ऐसे ही जीना पड़ेगा ऐसे ही। तो वो भी वो पार्ट आई थिंक जो पहले 2-3 साल का होता है जिसमें आप थिएटर भी कर रहे होते हो फिर आप डांस भी सीख रहे होते हो, आई थिंक वो टर्बुलेंट होता है। उसमें एक अनसर्टेनिटी हमेशा होती है कि मैं अगले 6 महीने में क्या करने वाला हूँ या क्या करने वाली हूँ। तो जब आपको वो पता नहीं होता ना आप एकदम से खौफ में चले जाते हो कि यार मतलब कि सबने शायद सच बोला था कि बहुत मुश्किल और है मुश्किल, इसमें कोई डाउट नहीं है मुश्किल है। बट ये है कि वो टाइम पीरियड आप काट सकते हो। अगर सच में आपको आप बहुत पैशनेट हो, आपको आपको अगर इच्छा हो रही है ना बार बार ऐसे आपके अंदर से आता है कि नहीं यार ये कैरेक्टर मैं करके देखूं या ये स्टोरी मैं पढ़ के देखूं या इसको मैं खुद के लिए प्ले करके देखूं, तो आप फिर कर लेंगे कुछ ना कुछ। आप सही इस इंडस्ट्री में कर लेंगे मुझे लगता है। आपने अभी मुझे बताया कि जब आप आए थे तो हाँ, आपने चॉल से शुरुआत की थी क्योंकि उतना बजट नहीं। इंटरिम इंटरिम पीरियड में। हाँ हाँ, हाँ किया था जी। आपने जब शुरुआत में आए थे जी तो। जी जी। तो चॉल की लाइफ आपने बहुत नज़दीक से देखा है। तो हाँ क्या हाँ। पानी वानी सुबह उठ के भरना पड़ता था, डब्बे लेके बाहर जाने पड़ते थे या? नहीं नहीं ऐसा नहीं। सो जिधर मैं रहता था वहाँ पे आपके पास आपका वॉशरूम था, हालांकि अच्छा, वो ओके। इंडियन था ठीक है। और पानी की, हाँ यस, पानी का एक सर्टेन पीरियड रहता था कि उस टाइम पे अगर आपने पानी भर लिया तो भर लिया, फिर नहीं तो आपको दिन भर बिना पानी के रहना है। बट लेकिन एक अच्छी चीज ये है एक्टर की लाइफ में कि वो घर पे बैठ नहीं सकता पहली बात। हुँ, तो आपको घर सोने के लिए जाना है। अगर आप घर बैठ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आपका घर कितना भी आप महल में रह लीजिए और हुँ, अगर आप एक्टर हैं तो आप वो महल में रह नहीं सकते। आप महल में सोने आ सकते हैं, ठीक है। आपका पूरा का पूरा दिन निकलना चाहिए। अगर आप ऑडिशन में या किसी मीटिंग में नहीं है तो फिर जरूरी है कि आप किन्हीं उन लोगों के साथ हों जो सेम सेम डायरेक्शन में काम कर डायरेक्शन। रहे हैं। आप अपना टाइम घर पे अकेले नहीं बिता सकते, हुँ, ठीक है। अगर आप, मैं किसी भी एक्टर के लिए ये बात बोलूंगा उतनी सच है। आप के पास हो सकता है कि बिल्कुल ही डेट्स नहीं है या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी डेट्स किसी को भी नहीं चाहिए। दोनों ही कंडीशन में आप घर पे नहीं बैठ सकते। तो वो भी एक उसमें भी थोड़ा सा ना फ्रिक्शनलेस एक्सपीरियंस हो जाता है कि मुझे ये पता था कि मुझे सोने जाना है, ठीक है। तो फिर वो चीज थोड़ी सी इजी हो ईज़ी जाती हो है गया कि था। ओके चलो ये पार्ट भी झेल लिया जाएगा। और यार हमारे उसमें तो वैसे ही बोला जाता है कि अरे लौंडे होके इतना नहीं झेल सकते। हुँ, मतलब कि सो एक वो ना पिताजी की आवाज हमेशा चलती रहती है कि भैया मतलब तुम्हें तो झेल लेना चाहिए, तुम तो लड़के हो, हाँ, तुम क्यों नहीं वो कर पा रहे हो। तो वो भी एक साथ साथ चलता रहता है। एक अपना आई थिंक हर किसी का एक अपना एक स्ट्रगल होता है जहाँ पे वो बहुत पर्सनल होता है कि भैया नहीं मेरे को इस चीज से लड़ना है और ये चीज करनी है, किसी भी तरह करनी है, चाहे किसी मेजर में करनी है। तो वो तो चौल का भी मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही था कि भैया सोने के लिए जाना है बस। बाकी पूरा दिन कुछ भी ढूंढो, कहीं जाओ, आराम नगर में जाओ, वहां पे लोग ढूंढो, कॉफी शॉप में जाओ, वहां पे लोग ढूंढो, लोगों से बात करो। कोई सीनियर एक्टर मिल गया तो उनसे उनकी परफॉर्मेंस के बारे में जाके बात कर लो, कोई डायरेक्टर मिल गया तो उनसे जाके कोशिश करो, बात कर लो। तो ये आई थिंक ये लाइफ ही ऐसी है कि आपको घर पे नहीं बैठने देती। तो ऐसे आपको कभी ऐसे बैठ के वो नहीं लगता अरे मैं काम पर हूँ। तो ये बहुत ही कॉन्स्टेंटली मूवमेंट वाली लाइफ है, डायनामिक है। अनुज, ये जो क्वेश्चन मैं करूँगी थोड़ा पर्सनल भी है हाँ और जी। काफ़ी कॉमन भी है। हाँ आपने ऑडिशन दिए होंगे, जी जी जी। रिजेक्शन भी देखे होंगे आपने। हाँ बिल्कुल, आज भी देखते हैं। तो कभी कास्टिंग काउच जैसी चीज़ें आपके सामने आई है? कभी अ, झेला ये सारी चीज़ें आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ओके। मतलब 1% भी नहीं। मैं देखिए मेरे को
आई थिंक मेरा कभी भी ना वो एक तो जर्नी ही मेरी वैसी नहीं रही कि जैसे कि सपोजिटली मैं किसी से मिला और मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया कि सर मैम आई एम कुंज आनंद, आई एम दिस आई एम एन एक्टर, प्लीज गिव मी वे। सो माई अप्रोच हैज बीन, मेरी अप्रोच शुरू से बहुत डायरेक्ट थी कि मैंने सबसे पहले 2017 में एक शॉर्ट फिल्म खुद प्रोड्यूस की थी जिसका बजट 15,000 रुपीज था, जो हम 3 लोगों ने मिलकर बनाई थी, ठीक है। और वो जो शॉर्ट फिल्म थी उसमें मैंने खुद परफॉर्म किया था, ठीक है। और हम ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं थे उस टाइम पे, हमें बस उतना ही सिनेमा पता था जितना देखा था, जितना थिएटर में सीखा था। और वो जो शॉर्ट फिल्म थी वो मैंने एक पेन ड्राइव में डाल के मैंने कास्टिंग ऑफिसेज में वो सर्कुलेट करनी शुरू की थी। मतलब मेरा सबसे पहला इंट्रोडक्शन इनफैक्ट यहाँ पे मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी में भी ऐसे ही हुआ था कि मुकेश सर ने हमारी शॉर्ट फिल्म देखी थी और उधर से जो आई थिंक जो ऑडिशंस देने का प्रोसेस शुरू हुआ ना, तो मेरे मेरे वर्किंग उसमें मेरे को कोई ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ कि मतलब कि क्योंकि मेरा प्रोसेस ही वो नहीं था। मेरा प्रोसेस शुरू से था कि मैं कुछ खुद करके खुद दिखा दूं कि मैं ये कर सकता हूं और ये काम मुझे आता है, प्लीज अगर आपके पास कोई भी ऐसे रोल्स हो जिसमें आपको लगे मैं फिट हूं तो मुझे कंसिडर करो। सो मेरे शुरू से अप्रोच ऐसी रही कि मैं यार हमारे टाइम तक आते आते ना, आई थिंक ये एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, कास्टिंग डायरेक्टर्स की वजह से बहुत सारी चीजें एक्टर्स के लिए आज के लिए अच्छी हो गई हैं, इजी हो गई हैं और फेयर हो गई हैं। सबसे बढ़िया बात जो है, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर्स अगर इंडस्ट्री में देखो वो खुद भी आउटसाइड उधर से आ रहे हैं, मतलब कि उनके भी आप ऐसे नहीं देख पाओगे कि यार मतलब कि वो कोई स्टार किड थे या फिर वो रिलेटेड टू समवन, और तो उनकी जो अप्रोच है एक्टर्स को लेके वो बहुत अच्छी है। और उस वजह से आई थिंक कि अगर आप जेन्युइनली कमिटेड एक्टर हो और आपको वो तड़प है सच में कि नहीं मेरे को कोई ना कोई रोल थोड़े थोड़े टाइम में करना है, मेरे को वो पार्ट करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, अभी ये गैंगस्टर प्ले करना है, ये करना है, तो लोग पहचानते हैं उसको, लोग पहचानते हैं एंड दे गिव यू दोस मोमेंट्स कि यार चलो लेट्स ऑडिशन फॉर दिस, लेट्स ऑडिशन फॉर दैट। अब इसके आगे फिर मैम ये है कि वहां पे दो चीजें आ जाती हैं। वहां पे एक आ जाता है कि कैरेक्टर की डिमांड क्या है एक्चुअली में, क्या ये इंसान उधर फिट होता है। दूसरा ये आ जाता है कि आपका जो मार्केटिंग प्लान है क्या आप उसमें फिट होते हो। मतलब आप समझ रहे कि जिस चीज का बजट जितना होगा उस हिसाब से आपको कास्ट किया जाएगा कि भाई मतलब कि okay, this actor can pull off a series like this on his shoulders and is also a good actor. So obviously, yes, people will give you that weightage कि नहीं ठीक है। दूसरी चीज ये है, आई थिंक अगेन वही वाले पॉइंट पे हम वापस आ जाते हैं जहाँ पे कि छोटे रोल्स और बड़े रोल्स की बात होती है कि मतलब अगेन वो भी ना यार बहुत ज्यादा नीड बेस्ड है कि सपोजिटली जैसे मैंने जब योर ऑनर का ऑडिशन दिया था तो उसमें कोई और ऑलरेडी फाइनलाइज था, बट जो कास्टिंग डायरेक्टर थे शोएब, पंचमी गारवी ने कास्टिंग की थी, शोएब जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उन्होंने मेरे 1 साल पहले कोई ऑडिशन दिया हुआ था जो उन्हें याद था, तो उनको लास्ट मोमेंट में स्ट्राइक हुआ कि यार ये एक बार ना इसका ऑडिशन करके देखते हैं, और मैं दूसरे दिन फाइनल हो गया किसी और की जगह। तो अब ये मैं बेनिफिशियरी रहा, हाँ जी मैं बेनिफिशियरी रहा उस प्रोसेस में। तो कभी कभी मेरे को उसका दूसरा साइड भी झेलना पड़ेगा जिसमें जहां मैं फाइनल हुआ हूंगा और नीड ऑफ द यार एकदम किसी को क्लिक हुआ कि नहीं यार ये पार्ट के लिए शायद इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये दोनों साइड काम करता है। तो अगर आप रेगुलर वर्किंग एक्टर हैं तो आप ये दोनों चीजें ही फेस करेंगे रिप्लेसमेंट तो झेलना ही पड़ेगा। हाँ कि कभी कभी आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा कि किसी को एकदम याद आ जाता है नहीं इसको ट्राई करते हैं, तो आपको बेनिफिट मिल जाता है उस टाइम पे कि वो लास्ट मिनट कास्टिंग थी। तो मेरे ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट्स हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये अगर आप उसका अच्छा साइड ले रहे हो तो बुरा भी लेना पड़ेगा कि भैया आप ही रिप्लेस हो गए लास्ट मोमेंट पे वो भी होगा। ये मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ होता है, इट्स वेरी कॉमन। हाँ जी। जब मुश्किल दौर थे तो कभी आप मन में ऐसा ख्याल आया कि अब ये सब छोड़ते हैं, इंडस्ट्री छोड़ते हैं, जाते हैं, फिर से वही पुराना काम अपना करते हैं? नहीं कभी भी नहीं आया, कोई ऑप्शन ही नहीं था ऐसा, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था। मैं ऐसे अपने लिए कोई ऐसा ऐसा स्टूडेंट कभी भी नहीं था मैं कि अपने लिए 10 रास्ते छोड़ के आया हूँ कि समझ रहे हो। तो जहाँ भी गया हूँ वहाँ पे मतलब एंड गेम ही करके आया हूँ कि अगर मैं ये भी बोल देता ना उस टाइम पे
कि मैंने जिस कॉलेज से पढ़ाई की अगर मैं वहाँ पे टीचिंग जॉब भी ले लूँ तो उसके लिए भी मेरे को कंसिडर नहीं किया जाता शायद। मैं बड़ा ऑनेस्टली बोल रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों का दिमाग होता ही नहीं है पढ़ाई में, क्या करें, मतलब कि पढ़ लेता था मैं जितना पास होने के लिए ज़रूरी होता था कि वैसे भैया पासिंग मार्क। पासिंग मार्क मतलब 70% 75%, बट आपको पता है यार एक्चुअल वर्ल्ड में उस परसेंटेज से कुछ नहीं होता, मतलब कि वो तो अगर आपको एकेडमिक्स में कहीं जाना है तो वो परसेंटेज आपको कहीं नहीं ले जा रही। और दूसरा ये है कि वो ऑप्शन कभी था नहीं यार, पीछे मुड़ने वाला सच में ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वही है कि विल इतनी है ना, नीड इतनी है कि मेरा मन इतना करता है कि मैं वो काम को करूं कि अब मेरे को पीछे मुड़ के मैं देखूंगा क्या। लाइक आप वो समझ रहे हो कि जहाँ पे अब मन लग चुका है तो उधर से पीछे मुड़ के देख के मतलब ही क्या होना है कि आप जहाँ भी जाओगे फिर वहां पे दुखी रहोगे कि यार थोड़ा टाइम और दे लिया होता। अगर आप अपने मन मुताबिक काम नहीं चूज करेंगे तो फिर वहां जाके भी एक पॉइंट के बाद मैंने अपने, अच्छा मैं अपने सीनियर से बहुत बात करता रहता हूँ, जैसे सीनियर एक्टर्स ही नहीं, सिर्फ जो मेरे से एज में थोड़ा आगे है, तो उनमें मैंने जनरली यही रिग्रेट पाया कि नहीं, थोड़े 1-2 साल और सेफ्टी को भूल जाते और अपने जॉब प्रोफाइल में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि अगर मेरे को वो काम करना था तो मैं वो कर लेता, वो बेटर था। तो उससे मेरे को हमेशा एक मोटिवेशन मिलती रही कि यार अगर मेरे से सीनियर लोग ये बोल रहे हैं तो कुछ तो सही बोल रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने मेरे से 10 साल आगे का जिया है, 15 साल आगे का जिया है। तो अगर उनको आज लाइफ में ये नीड लगती है कि हम 1-2 साल शायद और कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे, बट काम अपने सपनों का ही चुने कि भाई यही काम करना है, तो मैंने कहा इफ यू हैव द टाइम, इफ यू हैव द यूथ, इफ यू मतलब हैव एवरीथिंग, देन व्हाई नॉट, मतलब कि तब आप क्यों नहीं करें उस चीज को। फिर आप पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि अगर आपके पास वो टाइम है लगाने के लिए तो आपको डेफिनेटली लगाना चाहिए कि कोई नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। कुंज, इतने हैंडसम आप दिखते हैं, पार्टीज में भी जाते होंगे, पेस्ट्री पार्टीज में भी जाते होंगे, बहुत सारे इवेंट में भी जाते होंगे। पर्सनल लाइफ के बारे में अगर बात करें जी। तो आर यू सिंगल या डेटिंग समवन? देखिए सबसे पहले पार्टी वाले सवाल पे आते हैं, दूसरे सवाल को रख देते हैं साइड में, पार्टी नहीं, वाले उसमें भी आएंगे। अच्छा उसमें भी आएंगे। तो सो बेसिकली यार मैं अपने शोज की पार्टीज में जरूर जाता हूँ। अपने कोई इवेंट मतलब जो जिसमें मेरे को बुलाया जाता है, डेफिनेटली आई मेक श्योर कि इफ आई एम इन द सिटी एंड आई हैव टाइम आई गो देयर फॉर a few minutes or say an hour or so, but मैं एक्टिवली ये पार्टी सर्कल में कहीं पार्टी पे से भी नहीं होते। इन्वॉल्व नहीं हूँ, और मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत वेस्ट ऑफ टाइम भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बिकॉज क्या होता है ना कि मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसे कि पार्टीज में बहुत ज़्यादा काम की बात हो, सच में। मतलब पार्टीज इज, आई डोंट थिंक इट इज द, आई कुड बी रॉन्ग अगेन, मतलब ये सब्जेक्टिव बात है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको नेटवर्क करना है तो वो सबसे अच्छा टाइम ये है कि आप किसी तरह ऑफिस का एड्रेस पता कीजिए और टाइम लेके जिससे भी आप मिलना चाहते हैं उनसे जाके एक सीरियस एफर्ट डालें कि सपोजिटली अगर मुझे किसी प्रोड्यूसर से मिलना है, डायरेक्टर से मिलना है, तो मैं कोशिश करके उनके ऑफिस को रीच आउट करूं और उनसे डायरेक्टली मिलूं। आई थिंक वो नेटवर्किंग हमेशा हेल्प करती है। पार्टीज की नेटवर्किंग में मैं बहुत ज़्यादा, मतलब ना मैं वो हूँ कि एक तो मुझे वैसे ही उतना पार्टी करना पसंद नहीं है, मैं खुद मड आइलैंड में रहता हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि साइलेंस है, शांति है, कि मैं अपने पीस ऑफ माइंड में सोच पाऊँ, काम कर पाऊँ। तो मुझे इतना वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं करती कि मैं एक्टिवली सीक आउट करूँ कि मेरे को पार्टीज में जाना है या फिर नेटवर्किंग करनी है। आई वुड रादर से कि यार अच्छा मेरे को आज सबसे अच्छा आपके पास एक टूल है कि आप इंस्टाग्राम पे लोगों को रीच आउट कर सकते हो, ठीक है, आप डीएम कर सकते हो, डीएम करवा सकते हो। तो बेसिकली आज नेटवर्किंग करने के लिए आपके पास और तरीके हैं कि जो पहले काम पार्टीज में होता था, जब हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था तब लोग ऐसे ही एक दूसरे को, बट आज सोशल मीडिया में सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आई थिंक पार्टी वाला सीन वैसा कहीं नहीं ना है। कहीं अक्षय कुमार से इंस्पायर तो नहीं है? पार्टीज वार्टीज हो जाते नहीं है? नहीं, इंस्पायर्ड किसी से नहीं हूँ, बस अपनी जो मेरी लाइफ की जर्नी रही है ना वो वैसे ही रही है कि मैं 11 बजे से पहले सो जाऊं, 6 बजे के आसपास उठ जाऊं, और जो सुबह का टाइम होता है जिसमें कि आपके 2-3 घंटे होते हैं जब आपको लिटरली ना तो किसी कॉल से डील करना होता है, ना आपको ऐसी कोई आपकी ऑब्लिगेशन होती है कि कहीं पे चले जाना है 7 बजे,
तो वो टाइम मैं कंज्यूम करता हूँ कि मैं कुछ पढ़ लूँ, मैं फिक्शन या नॉन फिक्शन में कुछ भी पढ़ लूँ, कोई मेरे को ऐसा नया टाइटल अट्रैक्ट किया हो किसी भी बुक का, तो मैं वो पढ़नी शुरू कर दूँ। तो इस वजह से मेरी खुद का ही प्रोसेस वैसा रहा है कि मुझे नीड ही नहीं लगी कि मेरे को अपनी लाइफ में मज़ा आता है, मतलब वैसे कि ये लाइफ जी के मुझे मज़ा आता है कि मैं जल्दी सो जाऊँ, जल्दी उठ जाऊँ। तो ऐसे कभी वो नहीं लगता कि यार आई माइट बी मिसिंग आउट ऑन समथिंग। कि लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोगों की एक्चुअली में मोटिवेशन भी होती है कि हमें इंडस्ट्री में काम ही इसलिए करना है क्योंकि वहाँ की पार्टीज बहुत अच्छी होती हैं, बट वो मोटिवेशन नहीं है कि वो बिल्कुल भी नहीं है तो गर्लफ्रेंड के मुझे। साथ भी पार्टी वार्टी भी नहीं करते? लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, कैंडल लाइट देखते जाना है। ये जवाब अगर मैंने दे दिया तो मेरे को दो जगह से बैकलैश मिलेगा। क्यों? क्योंकि फिर गर्लफ्रेंड बोलेगी कि अरे यार इन्होंने सवाल भी वो पूछे है जो तुम एक्चुअली में करते ही नहीं हो कभी। तो नहीं, गर्लफ्रेंड के साथ भी पार्टीज और लॉन्ग ड्राइव कैसे, वो हम दोनों बहुत अपनी लाइफ में वी आर वेरी करियर ओरिएंटेड दैट वेज कि हम दोनों ही कुछ ना कुछ बिल्ड करने में लगे हुए हैं। तो वी मेक टाइम, मतलब हम टाइम निकाल लेते हैं अपने लिए स्पेशल चीजें करने का, बट अदर देन दैट हम बहुत ज्यादा भी काम में कंज्यूम्ड है वो भी एक्चुअली इसी में, फील्ड से है या किसी और फील्ड किसी से? और फील्ड से। ओके। हाँ जी, चलिए। उसे सीक्रेट रखेंगे उसे secret अभी के लिए। आपने कई सारे वेब शो में काम किया है, हाँ जी। क्रैश में किया है, टीवी आर्टिस्ट के साथ भी आई थिंक काम आपने किया है, नकुल मेहरा के साथ आपने क्रैश में थी ना? रोहन मेहरा, रोहन हाँ मेहरा, जी, हाँ जी, हाँ जी, सॉरी, रोहन मेहरा के साथ किया है जी। जिसने ये रिश्ता क्या कहलाता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस? कहते हैं ना एक टीवी आर्टिस्ट होते हैं और जो फिल्मों के रहते हैं, हाँ जी। थोड़ा सा उनका और जो फिल्मों के रहते हैं उनके हम्म। काम करने के तरीके में बहुत डिफरेंस रहता है। हाँ, वो ये चीज है ना कि नीड ऑफ द आवर टीवी की बहुत अलग है, फिल्म्स की बहुत अलग है, तो प्रोसेस दोनों के बहुत कंप्लीटली डिफरेंट हैं, तो ऑब्वियसली। बट क्योंकि हमने ओटीटी साथ में किया था तो उसमें अगेन वो प्रोसेस से हम निकले थे जिसमें कि वर्कशॉप्स हो रही हैं, रीडिंग कर रहे हैं हम साथ में, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो आई थिंक ओटीटी में जब तक आप सेट पे आते हैं ना तो एज सच कुछ डिफरेंस नहीं रह जाता है तो टीवी के जैसा ही लगता है। नहीं, डिफरेंस इन द सेंस कि आप और दूसरे जो को एक्टर होते हैं वो साथ में इतनी बार रीडिंग कर चुके होते हैं, इतना कि आप एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो चुके होते हैं, तो आपको प्रोसेस में कभी भी वो फ्रिक्शन नहीं रहती। आप समझ रहे हैं कि अगर मैं ये सोचूं कि क्योंकि यार बहुत सारे एक्टर्स हैं जो सारे मीडियम्स में काम करते हैं और सब में अच्छा काम करते हैं, सो आई थिंक वो वो नहीं लेना चाहिए कि फंक्शनैलिटी अलग है या नहीं है। ओटीटी की फंक्शनैलिटी बहुत जगह पे सिमिलर है जहां पे कि आपकी वर्कशॉप होगी। सो बेसिकली चाहे आप टीवी से आ रहे हो, चाहे आप फिल्म से आ रहे हो, जो डायरेक्टर हैं वो आपके साथ प्रॉपरली 5-10 सेशंस में बैठेंगे जहां पे वो आपको बताना चाहेंगे कि ये मेरा विजन है, ये मुझे चाहिए, ये प्रोसेस तुम अप्लाई करो, ये प्रोसेस तुम अप्लाई करो, अभी जो हम कर रहे हैं रिहर्सल में उसमें ये कमी लग रही है मुझे। सो हर चीज इतनी डिटेल्ड आउट और फ्लैश्ड आउट होती है कि मुझे ऑनेस्टली कभी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं लगा कि मैं एक टीवी एक्टर के साथ काम कर रहा हूँ या एक फिल्म एक्टर के साथ काम कर रहा हूँ। ओटीटी में एटलीस्ट वो नहीं है। और खुद क्योंकि मैंने टीवी नहीं किया है तो मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता कि मैं प्रोसेस के बारे में सब कुछ जानता हूँ। मेरे को ओटीटी और फिल्म्स में हमेशा एक कंफर्टेबल ना एक टाइम होता है ना जो वो मिला है कि जैसे कि समझ लीजिए हम योर ऑनर अगर शूट कर रहे हैं तो उसमें प्रोसेस अगर 3 महीने का शूट का है तो आपके पास 15-20 दिन रिहर्सल के भी है, तो आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप कभी भी ऐसा नहीं लगता मुझे कि मैं शॉट दे गया हूँ और मेरे हिसाब से नहीं हुआ। मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा कि यार मैं और कुछ कर सकता था। ऑब्वियसली एक सीन देखने के बाद आपको जरूर लगता है कि यार इसमें ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, बट जनरली इतना टाइम मिल जाता है कि आप सफिशिएंट चॉइसेस पे पहुंच जाओ कि ये करेंगे तो बढ़िया लगेगा, कि ये चॉइस अगर लेंगे तो अच्छा रहेगा। कभी आपको मौका मिला, अप्रोच किया गया टीवी शो के लिए, तो करना चाहेंगे, अब जाना चाहेंगे टीवी? और डेफिनेटली अगर जो कैरेक्टर है वो मुझे अगर इम्प्रेस कर देता है, अगर वो स्टोरी में मैं इन्वॉल्व होना चाहता हूँ तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। मतलब कि बिल्कुल मैं हर उसके लिए, हर मीडियम के लिए ओपन हूँ जहाँ पे कि मुझे कैरेक्टर ऐसा मिले या फिर स्टोरी में मेरी पोजीशनिंग ऐसी हो जहाँ पे उस कैरेक्टर का एक रेलेवेंस हो। ठीक है, अब एक कैरेक्टर होता है कि आपने स्टोरी में कहीं पे है, अगर मैं वो कैरेक्टर को हटा दूं तो कोई स्टोरी में फर्क नहीं पड़ेगा।
बट एक कैरेक्टर होता है जहाँ पे कि अगर आप वो कैरेक्टर हटा दो तो स्टोरी पूरी लॉपसाइडेड हो जाएगी। राइट। तो मैं प्रेफर ये करता हूँ कि जो मेरे पास ऑप्शंस आ रही हैं और जितना मैं कर पा रहा हूँ मैं वो चीजें सिलेक्ट करता हूँ अपने लिए कि जिसमें स्टोरी में एक मेरी अपनी रेलेवेंस है, और वो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं कोई भी प्रोजेक्ट उठाऊँ, चाहे वो फिल्म हो, ओटीटी हो। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में मेरे पास वो चॉइसेस नहीं थी, तो मैंने सब वो काम किए जो मैं कर सकता था। कि मैंने एक्स्ट्रा प्ले किया, अगर आपने हसीन दिलरुबा देखी है तो मैंने उसमें भी 2 सीन्स किए हैं। हाँ, तो जो जो काम मैं मेरे को मिल रहा था मैंने वो सब किया उस पॉइंट तक कि जहाँ पे कि मैं ये बोलूँ कि अच्छा अगर मेरे को साल में 2 स्क्रिप्ट करनी है तो वो ये 2 होंगी शायद। मैं शायद तीसरा अभी नहीं देखूंगी यार, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं अपना टाइम और एनर्जी वहाँ दूंगा तो उसमें मैं अपने लिए कुछ नहीं निकाल सकता, नॉट इवन एज एन एक्टर और नॉट इवन एज एन एंटरप्रेन्योर इफ आई से इट दैट वेज। कि एक होता है कि आपकी क्रिएटिव भूख मिटे, दूसरा होता है कि ये कैरेक्टर जो आपने किया ये स्टोरी के लिए कितना रेलेवेंट था और ऑडियंस कितना कनेक्ट कर पाएगी इससे। तो वो दोनों चीजें। सो अगर मेरे को ऐसा लगता है कि यार शायद ये कैरेक्टर अगर मैं करूंगा तो ऑडियंस शायद नहीं कनेक्ट कर पाएगी मेरे साथ इस बेस में, तो शायद मैं उसे अवॉइड कर दूं कि नहीं, मतलब कि ये चीज में probably somebody else would fit this part better. So yes. अच्छा, बिग बॉस देखते ओटीटी की आपने बात की, तभी हाँ। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 खत्म हुआ जिसे अनिल कपूर ने होस्ट किया था। 3 सीजन हो चुके हैं ओटीटी के 3 हो गए Okay. और 17 सीजन हो गए हैं टीवी वाले के, अभी 18 आने वाले अरे हैं। यार, वाओ। तो देखा, क्या एक भी एपिसोड देखा कि नहीं? यार Big Boss मैंने का? एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊं तो जब इंस्टा कर रहे होते हो ना तो बीच बीच में ऐसे एक वो glimpse आते आते हैं स्निपेट्स आ छोटे, जाते हैं, हाँ। छोटे 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 छोटे। तो ऐसे मैंने जरूर देखे, मतलब मेरे को 2-3 कंटेस्टेंट्स भी पता है, बट एक्टिवली नहीं देखा कि क्योंकि इस बार रणवीर सर थे ना उसमें, रणवीर शोरी सर थे। तो उनका काम मैं काफी टाइम से देखता भी हूँ, बहुत ही सॉलिड एक्टर भी हैं, तो उनके स्निपेट्स आते थे तो मैं बीच बीच में देख लेता था कि अच्छा ये कुछ बोल रहे हैं। तो कौन था आपका फेवरेट? देखा होगा आपने? मेरे को सारे कंटेस्टेंट्स ही नहीं पसंद, मतलब मैं उतना उसमें, बट ऑब्वियसली अगर रणवीर सर हैं तो मैं बोलूंगा यार क्योंकि धांसू एक्टर लगते हैं मुझे तो बहुत बढ़िया। लेकिन कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ जब रणवीर को ट्रॉफी नहीं मिल पाई? अच्छा, खत्म हो चुका है, खत्म हो गया, विनर भी नहीं मैं नहीं उतना इन्वॉल्व नहीं हूँ ना, मतलब कि जैसे मेरे को जब इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतती तब दुख हो, मतलब इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं है मेरा। टॉप 3 में आके रणवीर शौरी बाहर हो गए। ओके नहीं, बट आई थिंक ही इज अ सुपर्ब एक्टर। कभी आपको अप्रोच किया गया बिग बॉस के लिए? तो जाना नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए, बट ठीक है अगर नहीं अप्रोच कर रहे। नहीं अप्रोच किया गया तो आप जाना चाहेंगे, मेरा क्वेश्चन ये था। अच्छा, अभी इस पॉइंट ऑफ माय करियर में तो नहीं, ठीक है, और आई डोंट थिंक सो, मतलब मैं उतना मतलब नहीं, मैं उसके लिए सही वो नहीं हूँ, मतलब सही फिट नहीं हूँ, मतलब नहीं, मेरे को जिन कामों में मजा आता है ना उधर वहाँ पे कोई भी वैसा काम नहीं है उधर। नहीं कि मेरे को जैसे किरदार बनाने में मजा आता है ना, और फिर उन पे बात करने में मजा आता है। आप मेरे से कहानियों की बातें करो तो मैं वहाँ तो बहुत सारी बातें होती है, तो नई नई कहानियां भी बनती हैं। नहीं, मतलब कहानियां, मतलब कि एक डीपर लेवल से कि साइकोलॉजी में जाके, मतलब कि आप अगर एक कहानी की बात कर रहे हैं तो फिर आप उसका एक एक कैरेक्टर को डिसाइफर कर रहे हैं, उसकी मोटिवेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, चॉइसेस के बारे में बात कर रहे हैं, एक वैसे लेवल पे कि अगर मैं कहूँ कि कल मुझे एक कहानी कंस्ट्रक्ट करनी है अपने लिए जो मैं खुद प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो मैं वो कर सकूँ कि चलो ये कहानी मैंने लिखी है, इसको ट्राई करते हैं। कि उस लेवल पे जाके अगर आप कहानियों पे बात करना चाहो, कोई फिल्मों पे बात करो, ठीक है, तो वो मेरे को जिन कामों में, जैसे बोलते हैं ना आपके दिन में आपके पास 24 घंटे होते हैं, वो 24 घंटे में से 10-12 घंटे तो मैं यही काम करता हूँ कि किसी से कोई स्क्रिप्ट डिस्कस कर ली, कभी कोई ऑडिशन दे दिया, कभी किसी से किसी परफॉर्मेंस की बात कर ली, तो आई थिंक वो सारे काम वहाँ नहीं होते। मतलब आपके लिए मजे वाला शो नहीं, मेरे लिए मजे वाला शो नहीं है। अच्छा, वन लाइन में मुझे आंसर चाहिए। हाँ जी। बिग बॉस क्लासी शो है या नहीं? मैं देख के आपको जरूर इसका जवाब दूंगा, बिल्कुल। मैं एक बार उसे पूरा देखूंगा, फिर पक्का मैं आपको जवाब दूंगा व्हाट्सएप पे। थैंक यू। माय लास्ट क्वेश्चन, अगर एज अ आर्टिस्ट बॉलीवुड में कुछ चेंजेस आपको करने हो, बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पसंद आती, कोई भी फील्ड में हम काम करते हैं, जैसे मैं इस फील्ड में हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें, तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे? मैं 1-2 चीज़ें डेफिनेटली, अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, मैं ज़रूर चेंज करना चाहूँगा। वो सिर्फ इतना है कि जो
टाइम और एफर्ट, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि बहुत सारे लोग बहुत सारा टाइम और एफर्ट देते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन आई थिंक कि हम उनके लिए उतना नहीं कर पाते जितना वो प्रोजेक्ट के लिए कर जाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, और आप जैसे जैसे इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, आप रियलाइज करते हैं कि आई थिंक बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके जो कि काम करके आते हैं, उनको उतना रेवरेंस या उतना थैंक यू नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें मैं बदलना चाहूँगा, जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अगर एक फिल्म रिलीज हुई है या एक समझ लीजिए एक सीरीज रिलीज हुई है, तो वो डायरेक्ट किसने की है, लिखी किसने, डायलॉग्स किसने लिखे हैं, डीओपी कौन है, आपके आर्ट डायरेक्टर कौन है। आई थिंक ये वाली जो नॉलेज है ना, ये हमारी जनरल पब्लिक में होनी चाहिए। आई थिंक ये चीज़ मैं एक ज़रूर बदलना चाहूँगा, जिससे उस फिल्म का या उस शो का जो क्रेडिट है वो सब शेयर कर पाएं। बस थैंक यू सो मच हमसे Thank you. बात करने के लिए।